हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल सीखेंगे हम एक साथ। तो आज हम एक ऐसा टॉपिक डिस्कस करने वाले हैं जो हम सबके लिए समझना बहुत ज़रूरी है। द फाइनेंस कमीशन ऑफ इंडिया। चाहे आप यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं या किसी भी गवर्नमेंट कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं या फिर एक आम नागरिक हैं, जॉब कर रहे हैं, बिजनेस कर रहे हैं, हम सबको अपने फाइनेंस कमीशन के बारे में जानना बहुत ज़रूरी है। तो आज हम इस टॉपिक को समझेंगे भी और ये भी समझेंगे कि ये क्या क्या करता है, क्या इसके रोल्स हैं, क्या इसकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं, क्या फंक्शंस हैं, क्या कंपोजिशन है, और ये सब कुछ जानना हम सबके लिए क्यों ज़रूरी है। तो बात करते हैं कि फाइनेंस कमीशन एक्चुअली में है क्या, व्हाट इज एक्चुअली फाइनेंस कमीशन। तो फाइनेंस कमीशन वाज इंट्रोड्यूस्ड एज अ quasi judicial constitutional body by the government of India. तो अब ये कॉजी जुडिशियल क्या है। तो अगर हम समझें तो कॉजी जुडिशियल कोई भी बॉडी या कोई भी प्रोसेस जिसके पास पावर्स एंड फंक्शन सिमिलर टू कोर्ट होते हैं लेकिन वो जुडिशियल सिस्टम का पार्ट नहीं होते हैं, तो वैसी बॉडीज को, वैसे प्रोसेसेस को हम क्वाजी जुडिशियल कहते हैं। तो फाइनेंस कमीशन was actually introduced as a quasi judicial constitutional body. अब सबसे इम्पोर्टेंट बात, कॉन्स्टिट्यूशन के किस आर्टिकल में इसके के तहत इसे एस्टेब्लिश किया गया, तो बहुत इम्पोर्टेंट है। सो इट वाज आर्टिकल 280, आर्टिकल नंबर 280 ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इसके एस्टेब्लिशमेंट के बारे में जिक्र करता है। ओके, तो इसका ऑब्जेक्टिव क्या था। इसका ऑब्जेक्टिव था कि इट recommends fair distribution of financial resources between the center and state. ओके, एक बहुत ही ज़्यादा मिसकंसेप्शन होता है फाइनेंस कमीशन के बारे में कि इसका काम है कि डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ टैक्सेस बेसिकली डिफाइन करना, डिसाइड करना। एक्चुअली में अगर आप देखें तो फाइनेंस कमीशन का काम सिर्फ रेकमेंड करना होता है। द मेजर फंक्शन ऑफ फाइनेंस कमीशन इज टू बेसिकली recommend the fair distribution of financial resources between the center and the states. और वो कैसे रेकमेंड करता है, किन किन चीज़ों पे रेकमेंड करता है, वो हम आगे और देखेंगे। अब देख, हम लोग समझते हैं कि इसे अपॉइंट कौन करता है। तो बेसिकली फाइनेंस कमीशन इज अपॉइंटेड बाय द प्रेसिडेंट एवरी 5 ईयर्स। हर 5 साल में तो उनको उसे अपॉइंट करना ही करना है, लेकिन उससे पहले भी कर सकते हैं वो, उससे पहले भी कर सकते हैं अगर उन्हें नेसेसरी लगता है, अगर उन्हें ज़रूरत समझ में आता है तो वो 5 साल से पहले भी उसे कॉन्स्टिट्यूट कर सकते हैं। ठीक है। और फाइनेंस कमीशन का बेसिक मुद्दा यही था कि इट एंश्योर फिस्कल फेडरलिज्म, इकोनॉमिक बैलेंस एंड रीजनल इक्विटी अमंग द डिफरेंट स्टेट्स ऑफ इंडिया। अब फिस्कल फेडरलिज्म क्या है, इकोनॉमिक बैलेंस क्या है, बेसिकली अ फेडरलिज्म इन फिस्कल मैटर। वो ये इंश्योर करता है कि हमारे सारे स्टेट को इक्वल अपॉर्चुनिटी मिले डेवलपमेंट, इक्वल फंड्स मिले, बेसिकली फिस्कल फंड्स मिले डेवलपमेंट। ओके, अभी तक हमारे देश में 16 फाइनेंशियल फाइनेंस कमीशन कॉन्स्टिट्यूट हो चुकी हैं, जिसमें से 15 फाइनेंस कमीशंस ने अपने रिकमेंडेशंस भी सबमिट कर दिए हैं। रिसेंटली 16 फाइनेंस कमीशन भी कॉन्स्टिट्यूट हो चुकी है, वो उसने अभी अभी तक अपनी रिकमेंडेशन सबमिट नहीं की है। तो अभी तक 15 फाइनेंस कमीशंस ने अपनी रिकमेंडेशंस को सबमिट भी कर दिया। अब क्यों फाइनेंस कमीशन जरूरी है, बिकॉज फाइनेंस कमीशन इंश्योर करता है कि देर इज अ बैलेंस ऑफ इकोनॉमिक डिस्पैरिटीज अमॉन्ग स्टेट्स। यही कॉन्सेप्ट होता है फिस्कल फेडरलिज्म। अगर आप यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं तो आपने देखा होगा कि मेंस में भी इस फिस्कल फेडरलिज्म को लिंक किया गया है उनके क्वेश्चंस में। तो इसको अगर आपने अच्छे से अंडरस्टैंड किया होगा इस टॉपिक को, तो आप इस नॉलेज को वहाँ पे भी यूज कर सकते हैं, फिल्म्स के लिए भी, किसी भी एग्जाम में ये टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। इट ऑल्सो डिटरमाइंस द टैक्स शेयरिंग प्रिंसिपल्स फॉर बेटर गवर्नमेंस। एक बेटर गवर्नेंस के लिए पूरा टैक्स शेयरिंग प्रिंसिपल वो रिकमेंड करता है। यहाँ पे आप देखिएगा, मैं बार बार रिकमेंड करने की बात कर रहा हूँ। ठीक है, क्यों, इसलिए कि दो फाइनेंस कमीशन
was established to be a quasi judicial body, लेकिन उसका सिर्फ काम रिकमेंडेशन पे होता है। और इसी बात पे एक्चुअली में फोर्थ फाइनेंस कमीशन के जो चेयरमैन थे, डॉक्टर पी वी राजमन्नार, उन्होंने एक ऑब्जर्वेशन भी लिखी थी अपनी रिकमेंडेशन, अपनी रिपोर्ट सबमिट करते हुए। उन्होंने कहा था कि सिंस द फाइनेंस कमीशन इज अ कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी expected to be quasi-judicial, its recommendations should not be turned down by the government of India unless there are very compelling reasons for doing so. So, उन्होंने भी कहा था कि ये हम सब लोग एक्सपेक्ट करते हैं कि ये कॉन्स्टिट्यूशन बॉडी एक क्वाजी जुडिशियल बॉडी हो, लेकिन हमारा तो हम तो सिर्फ रिकमेंड कर सकते हैं। कोई लीगल बाइंडिंग नहीं है गवर्नमेंट का या सेंट्रल गवर्नमेंट के पास कि वो उसे क्या कहते हैं, मतलब एक्सेप्ट करे ही करे। ठीक है। तो इट ऑल्सो, अब आगे चलते हैं। तो फिनेंस कमीशन ऑल्सो हेल्प्स इन मेंटेनिंग फाइनेंशियल स्टेबिलिटी एंड अकाउंटेबिलिटी। इट एंकरेजेस स्टेट परफॉर्मेंस। अब 15 कमीशन, फिनेंस कमीशन ने तो इंसेंटिव बेस्ड फंडिंग भी मॉडल निकाले अपने इस डिस्ट्रीब्यूशन और डेवोल्यूशन के लिए। डेवोल्यूशन क्या होता है हम आगे समझेंगे। जो डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ टैक्सेस वो रेकमेंड कर रहे हैं वो कैसे होंगे, उनके लिए उन्होंने एक इंसेंटिव बेस्ड फंडिंग मॉडल भी निकाला कि जो स्टेट अच्छा परफॉर्म कर रहा है, दो स्टेट हु आर परफॉर्मिंग वेल also get credit for their performance and they get funds accordingly। ठीक है। तो 15 फाइनेंस कमीशन के चेयरमैन कौन थे? मिस्टर एन के सिंह। अब बात करेंगे हम कंपोजिशन के बारे में। तो फाइनेंस कमीशन जो है वो अपॉइंट होता है बाय द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। ओके। उसका कंपोजिशन होता है 1+4। एक चेयरमैन होता है जो शुड बी हैविंग एक्सपीरियंस इन पब्लिक अफेयर्स। बेसिकली जो चेयरमैन होते हैं वो क्या कहते हैं, पब्लिक अफेयर्स में उनका एक्सपीरियंस होना चाहिए। इनके चार और मेंबर्स होते हैं। एक मेंबर होता है जो होता है हाई कोर्ट का जज, हर पर्सन हु इज क्वालिफाइड टू बी अ हाई कोर्ट जज। दूसरा पर्सन जो होता है, जो मेंबर होता है, वो एक पर्सन होता है जिसके पास स्पेशलाइज नॉलेज होती है फिनेंस एंड अकाउंट्स ऑफ गवर्नमेंट। एक और तीसरा मेंबर वो होता है जो जिसके पास एक्सपीरियंस होता है फाइनेंशियल मैटर्स और एडमिनिस्ट्रेशन। और जो लास्ट मेंबर होता है वो एक स्पेशलाइज नॉलेज ऑफ इकोनॉमिक्स वाला बंदा होता है। ठीक है। तो ये हमने देखा था कि ये प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया अपॉइंट करते हैं, लेकिन इनकी मेंबर्स की क्वालिफिकेशन क्या होगी, वो कैसे अपॉइंट होंगे, है ना, इन द मैनर दे विल बी सिलेक्टेड, ये सब डिसाइड करता है पार्लियामेंट। और पार्लियामेंट ने ये डिसाइड कर रखा है वाइड द फाइनेंस कमीशन एक्ट 1951। ओके। प्रेसिडेंट अपॉइंट करते हैं। ठीक है। लेकिन उनकी क्वालिफिकेशन क्या होगी, वो कैसे अपॉइंट होंगे, द मैनर दे विल बी सेलेक्टेड is already been discussed and is decided by parliament, and right now it has been selected through the qualifications and the system given in the finance commission act 1951। तो अब बात करेंगे हम फंक्शंस ऑफ फाइनेंस कमीशन। तो फंक्शंस ऑफ फाइनेंस कमीशन में सबसे इंपॉर्टेंट फंक्शन होता है बेसिकली डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ टैक्सेस। तो डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ टैक्सेस में फाइनेंस कमीशन क्या करता है, इट recommends the net proceeds of the taxes collected by the central government and how they will be shared between the center and state। वो रेकमेंड करता है कि जो नेट प्रोसीड्स ऑफ टैक्सेस है वो सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट्स में कैसे शेयर होगा। इसी को हम कहते हैं वर्टिकल डेवल्यूशन। ठीक है। और ये वो भी सजेस्ट करता है कि ये फंड जो स्टेट्स के साथ शेयर होने हैं वो अमॉन्ग द स्टेट्स कैसे शेयर होंगे। ठीक है। अब सेंट्रल गवर्नमेंट के पास मान लीजिए कुछ शेयर करना है स्टेट्स के साथ। अब वो हमारे पास इतने सारे स्टेट्स हैं, अब हर स्टेट को कितना हिस्सा मिलेगा उसका, ये वो भी सजेस्ट करता है। तो इसी को हम कहते हैं हॉरिजॉन्टल डेवलपमेंट। ठीक है। तो हमने समझा सेंटर क्या शेयर करेगा स्टेट के साथ, वर्टिकल डेवल्यूशन। स्टेट्स आपस में कितना हिस्सा मिलेगा स्टेट्स को उस शेयर में से, उसको कहते हैं हम हॉरिजॉन्टल डेवल्यूशन। ठीक है।
दूसरा एक बहुत इंपॉर्टेंट फंक्शन है, वो ग्रांट्स एंड एड का है। फाइनेंस कमीशन रिकमेंड करता है ग्रांट्स की, ठीक है, फ्रॉम द कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया। वो इसलिए करता है टू हेल्प फाइनेंशियल वीकर स्टेट्स बेसिकली, है ना। वो प्रिंसिपल्स डिसाइड करता है कि ये ग्रांट्स किन स्टेट्स को कैसे दिए जाएंगे, फाइनेंशियल वीकर स्टेट्स के लिए। क्योंकि होता है ना, क्योंकि रेवेन्यू हम देखते हैं कि कुछ स्टेट्स ज़्यादा जनरेट करते हैं, कुछ स्टेट्स कम जनरेट कर पाते हैं, लेकिन डेवलपमेंट तो हर जगह होना है ना। तो उसी को टैकल करने के लिए ये स्पेशल ग्रांट्स हम लोग एड करता है, फाइनेंस कमीशन रिकमेंड करता है ना। ठीक है। दूसरा इंपॉर्टेंट फंक्शन है इसका, ये लोकल बॉडीज को भी स्ट्रेंथन करता है। जैसे कि हमने देखा था कि 73rd और 74th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट ऑफ 1992 में ये साफ साफ कहा था कि पंचायत एंड लोकल म्यूनिसिपल अर्बन लोकल बॉडीज बेसिकली म्यूनिसिपैलिटीज, है ना, दे वर गिवन एंड a constitutional status and protection to the local body। कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेटस और प्रोटेक्शन दिया था उन लोकल बॉडीज को। तो उसी अमेंडमेंट में ये भी लिखा गया था कि फिनेंस कमीशन विल रिकमेंड हाउ दिस लोकल बॉडीज कैन बी स्ट्रेंथन, कैसे इन फाइनेंशियल रिसोर्सेज इनमें भी बांटे जाएंगे। ठीक है। और फोर्थ फंक्शन है अदर फाइनेंशियल मैटर। जो भी अब प्रेसिडेंट को अगर किसी भी फाइनेंशियल मैटर में कोई रिकमेंडेशन या कोई सजेशन चाहिए होता है, तो प्रेसिडेंट ऑलवेज असाइन कर देता है। ठीक है। अब इन सब में आप, एक और फंक्शन था फाइनेंस कमीशन का, एक और फंक्शन था फाइनेंस कमीशन का, वो सिर्फ शुरुआत के 10 साल 1960 तक था, और वो ज्यूट एक्सपोर्ट से रिलेटेड था। तो आप लोग कमेंट में बताइएगा कि वो टेम्परेरी एड या जो जूट के एक्सपोर्ट में शेयर मिल रहा था वो किन किन स्टेट्स को मिल रहा था। वो सिर्फ 10 साल के लिए वो फाइनेंस कमीशन ने एक एडिशनल रिस्पॉन्सिबिलिटी निभाई थी। अब हम ये सोचते हैं कि यार मैं तो यूपीएससी की तैयारी कर नहीं रहा हूँ, आई एम नॉट प्रिपेयरिंग फॉर यूपीएससी, व्हाई शुड आई नो अबाउट फाइनेंस कमीशन। मुझे क्यों फाइनेंस कमीशन पढ़ना है, क्यों मुझे क्यों समझने की जरूरत है। फाइनेंस कमीशन हर किसी को समझने की जरूरत है, बिकॉज इट इज बेनिफिशियल, ये डायरेक्टली इम्पैक्ट करता है आपकी डेली लाइफ, फ्रॉम क्वालिटी ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर, पब्लिक सर्विसेज टू इकोनॉमिक डेवलपमेंट एंड टैक्सेशन। इन सब पे इसका डायरेक्ट इनडायरेक्ट इफेक्ट होता है। तो पहली चीज होती है कि इट एंश्योर्स फेयर डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ रिसोर्सेज थ्रू इट्स रिकमेंडेशन। द फाइनेंस कमीशन determines how tax are collected by the central government and are shared with the state। दिस मीन्स आपके स्टेट के बजट का, एजुकेशन बजट, हेल्थ केयर बजट, रूरल बजट, वेलफेयर प्रोग्राम, सब कुछ इन रिकमेंडेशंस पे डिपेंड करता है। अगर सारे स्टेट्स को एडिक्वेट फंडिंग, फाइनेंशियल सपोर्ट मिले, देन हर सिटीजन उस फंडिंग से बेनिफिट कर सकता है। इट ऑल्सो इम्पैक्ट्स टैक्स पेयर्स डायरेक्टली। यहाँ आप लोग क्या काम करेंगे, हमारे टैक्सेस पे कैसे इसका इम्पैक्ट होता है। आप इसे ऐसे समझिए, फाइनेंस कमीशन ने रिकमेंडेशन दिया वर्टिकल डेवलपमेंट और हॉरिजॉन्टल डेवलपमेंट। आपके स्टेट को एडिक्वेट फंडिंग मिली फॉर इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट, वेलफेयर डेवलपमेंट स्कीम्स, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। मान लीजिए आपके स्टेट को एडिक्वेट फंडिंग नहीं मिलेगी, तो स्टेट टैक्सेस पे बर्डन बढ़ेगा, क्योंकि ऑब्वियसली काम तो चलाना है, काम करना है, आगे बढ़ना है। ठीक है। तो अगर आपके पास स्टेट के पास एडिक्वेट फंडिंग नहीं है, इसका डायरेक्ट या इनडायरेक्ट इम्पैक्ट आपके स्टेट लेवल के टैक्सेस पे भी पड़ता है, स्टेट लेवल पे टैक्सेस पे भी पड़ता है। ठीक है। Similarly, it promotes regional development, influences prices of goods and services, helps citizens hold government accountable, and also guides policy debates and voting। अब मान लीजिए आपके इलाके में नेताजी आए, विधानसभा का इलेक्शन होने वाला है, और वो क्लेम करें भाई हमारे पास तो सेंटर से फंडिंग ही नहीं आ रही, इसलिए नहीं हम कर पा रहे हो इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट, तो इसलिए वेलफेयर स्कीम्स उस लेवल पे नहीं निकाल पा रहे हैं जो हमने वादा किया। आपको कुछ नहीं करना है, आपको सिर्फ फाइनेंस कमीशन की रिपोर्ट पढ़नी है, उसमें देखना है कि कितना फंडिंग मिला। और अगर वो एडुकेट फंडिंग है, आपको लगता है कि नहीं फंड्स तो आया है, तो आप सीधा पूछ सकते हैं, उनसे डिबेट कर सकते हैं, एक पॉलिटिकल डिसीजन, आप वोटिंग डिसीजन अपने दिमाग में रैशनली निकाल सकते हैं कि हाँ यार ये
मतलब ये रैशनली ये सही है या ये गलत है, मेरे पास फंडिंग आई थी या नहीं आई थी, जो वो क्लेम कर रहे हैं वो सही है कि नहीं। अब हम बात करेंगे कि जो रिसेंटली फाइनेंस कमीशन, जो सबसे रीसेंट फाइनेंस कमीशन है, जिसने अपनी रिकमेंडेशन सबमिट किए हैं माननीय प्रेसिडेंट जी के पास, राष्ट्रपति महोदय के पास, वो थी द 15 फाइनेंस कमीशन, जिनको चेयर किया था एनके सिंह ने। और ये 2017 में कॉन्स्टिट्यूट हुई थी, और उन्होंने अपनी फाइनल रिपोर्ट फॉर द पीरियड ऑफ 2021-26 सबमिट की थी फरवरी 1 21 को। इन्होंने जो रिकमेंडेशंस दी थी उनके बारे में आप बात करते हैं। इन्होंने जो सबसे पहली रिकमेंडेशन दी थी, उन्होंने रिकमेंडेशन दी थी वर्टिकल डब्ल्यू, वर्टिकल डब्ल्यू। इन्होंने वर्टिकल डायल्यूशन बेसिकली जो सेंट्रल टैक्स कलेक्ट करती है उसमें से कितना शेयर स्टेट्स को मिलेगा, वो 42% से 41% कर दिया था 2021-26 की। आपको याद होगा, आपको बता दूं, 14 फाइनेंस कमीशन ने सबसे बड़ा हाइक लिया था वर्टिकल डायल्यूशन में, उन्होंने इसे 32% से 42% किया। ठीक है, लेकिन आप एक चीज बताइएगा, उस जो 32 14 फाइनेंस कमीशन ने 32% से 42% किया था, उसमें क्या सेस और सरचार्ज इंक्लूसिव इंक्लूसिव था कि नहीं था, वो आप मेरे को कमेंट में बताइए। ठीक है, इन्होंने ये थोड़ा सा डिक्रीज इसलिए किया था, उन्होंने ये कहा था कि क्योंकि रीऑर्गेनाइजेशन हो रहा है जम्मू एंड कश्मीर का इनटू यूनियन टेरिटरीज, इसलिए हमने इसे थोड़ा सा कम किया ना, तो बेसिकली बैलेंस थिंग्स आउट। इन्होंने फिर हॉरिजॉन्टल डेवल्यूशन की बात की। अब इन्होंने एक चीज बोली कि भाई हम तो वेटेड, वो बेसिकली एक क्रिटेरियाज पे डिफाइन करेंगे कि हॉरिजॉन्टल डेवल्यूशन क्या होगा। तो जो सबसे इम्पोर्टेंट फैक्टर्स थे उस क्रिटेरिया से उस हॉरिजॉन्टल डेवल्यूशन के, वो था सबसे पहले इनकम डिस्टेंस, जिसका सबसे ज़्यादा वेट था 45%। पॉपुलेशन, जो 2011 के सेंसस बेस था, जिसका 15%। एरिया 15%। फॉरेस्ट एंड इकोलॉजी 10%। डेमोग्राफिक परफॉर्मेंस 12.5%। एंड टास्क एंड फिजिकल एफर्ट्स 2.5%। ठीक है, अब कुछ स्टेट्स ने ये पॉपुलेशन को इतना वेटेज देने पे भी अपने रिजर्वेशन एक्सप्रेस किए थे, वो आप पढ़िएगा उसके बारे में। क्यों? क्योंकि इन्होंने 2011 का सेंसस डेटा लिया था, और कुछ सदर्न स्टेट्स का मानना था कि इनको 1971 सेंसस का डेटा लेना चाहिए था, क्योंकि हमने बहुत सारे एफर्ट्स किए हैं अपने पॉपुलेशन को सस्टेनेबली कंट्रोल करने के लिए, और हमारे इन एफर्ट्स का हमें कोई पॉजिटिव्स नहीं दिख रहा है, क्योंकि आपने इतना 2011 के सेंसस का डेटा दिया, यहाँ हमने एफर्ट डाला, आप देखिएगा उसके बारे में पढ़िएगा। अब हम बात करेंगे ये इनकम डिस्टेंस को जो सबसे ज़्यादा वेटेज दिया वो है क्या। बेसिकली कुछ नहीं होता, ये एक गैप मेजर करता है स्टेट के पर कैपिटा इनकम ऑफ द स्टेट विद द हाईएस्ट पर कैपिटा इनकम। ठीक है, ये एक गैप मेंटेन करता है, जो सबसे ज़्यादा पर कैपिटा इनकम होगा और उसका उसके बीच का गैप क्या होता है, उसी को बेसिकली इनकम डिस्टेंस कहते हैं। डेमोग्राफिक, ये परफॉर्मेंस, ये क्या है, बेसिकली ये रिवॉर्ड करता है स्टेट को दैट हैव अचीव्ड लोअर फर्टिलिटी रेट्स एंड बेटर हेल्थ आउट। फॉरेस्ट अकाउंट एंड इकोलॉजी, कितना डेंस फॉरेस्ट कवर है वहाँ पे, प्रमोटिंग एनवायरमेंटल कंजर्वेशन, टैक्स एंड फिस्कल एफर्ट, जिसका हायर टैक्स कलेक्शन एफिशिएंसी है, उसको भी रिवॉर्ड करता है। तो बेसिकली हॉरिजॉन्टल डेवल्यूशन इन्हीं क्राइटेरियाज पे काम करता है। उन्होंने कुछ ग्रांट्स की भी बात रिकमेंडेशन दिया। अब उन्होंने एक ग्रांट दिया रेवेन्यू डेफिसिट का ग्रांट, a total of 2,94,514 crore was recommended for 17 states to cover the revenue deficit for the 5 years. कुछ 17 स्टेट को रेवेन्यू डेफिसिट को कवर करने के लिए उन्होंने 2,94,514 अलग से रखे। उन्होंने लोकल गवर्नमेंट ग्रांट्स भी रखे, 4,36,361 करोड़, 4 करोड़
सॉरी 4,36,361 करोड़ एलोकेट किए थे लोकल बॉडीज, और 2,36,805 करोड़ रूरल बॉडीज के लिए रखे थे। 1,21,055 करोड़ पर अर्बन लोकल बॉडी, एन एडिशनल ऑफ 70,000 करोड़ अप्रोक्सीमेटली was earmarked for health plan through local governments। तो आप समझ रहे हैं, 4,36,000 टोटल, 4,36,000 करोड़ लमसम लमसम टोटल उन्होंने लोकल बॉडीज के लिए रखा था, जिसमें से 2,36,000 करोड़ रूरल के लिए और 1,21,000 करोड़ अर्बन के लिए रखा था, और एक एडिशनल फंड रखा था 70,000 करोड़ का अप्रोक्सीमेटली फॉर हेल्थ ग्रांट्स टू दीज लोकल सेक्टर स्पेसिफिक ग्रांट्स भी थे, जिसमें अप्रोक्सीमेटली 1,29,000 करोड़ प्रपोज फॉर सेक्टर्स इंक्लूडिंग हेल्थ, एजुकेशन, एग्रीकल्चर एंड इंफ्रास्ट्रक्चर। स्टेट स्पेसिफिक ग्रांट्स रखे गए थे। अप्रोक्सीमेटली 49,000 crores were recommended to unique needs of individual states। हेल्थ सेक्टर पे भी फोकस किया था फाइनेंस कमीशन ने। उन्होंने कहा था कि स्टेट्स का अपना एक्सपेंडिचर हेल्थ में 8% से ऊपर ही रखना है बाय 2022। टोटल एक्सपेंडिचर का 8% से ऊपर होना चाहिए हेल्थ पे एक्सपेंडिचर स्टेट्स का। उन्होंने रेकमेंड किया था एस्टेब्लिशमेंट ऑफ ऑल इंडिया मेडिकल एंड हेल्थ सर्विसेज टू एड्रेस द डिस्पैरिटीज इन मेडिकल पर्सनल डिस्ट्रीब्यूशन। A total of 1,06,000 crore were proposed for health sector, with 70,000 crore directly through the local governments for primary healthcare infrastructure। उन्होंने परफॉर्मेंस बेस्ड इंसेंटिव्स भी पहली बार इंट्रोड्यूस किए। They introduced grants linked to performance in areas of agriculture, power sector, development of aspirational districts। These recommendations were aimed to promote fiscal federalism, ensure equitable resource distribution, and incentivize states to improve performance in these critical sectors। ओके, तो कौन कौन से सेक्टर पे वो ये परफॉर्मेंस पे देख रहे थे एरिया पे? एग्रीकल्चर, पावर सेक्टर, डेवलपमेंट ऑफ एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट। अब हमने ये तो देखा कि भाई आर्टिकल 280 टॉक्स अबाउट एस्टैब्लिशमेंट ऑफ फाइनेंस कमीशन। ठीक है, पार्लियामेंट जो है प्रेसिडेंट अपॉइंट करते हैं, पार्लियामेंट वो क्राइटेरिया डिसाइड करता है। ठीक है, लेकिन अब ये रिकमेंडेशंस किस आर्टिकल के तहत सबमिट होंगे, यहाँ कंफ्यूजन होता है भाई। तो देयर इज अ सेपरेट आर्टिकल, आर्टिकल 281, जो रिकमेंडेशंस ऑफ द फाइनेंस कमीशन के बारे में बात करते हैं। फाइनेंस कमीशन अपनी रिकमेंडेशन, रिपोर्ट, फाइंडिंग प्रेसिडेंट इंडिया को सबमिट करता है। फिर प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया ये रिपोर्ट को both the houses, Lok Sabha and Rajya Sabha, along with an explanatory memorandum on the action taken by the government, टेबल करता है इन दोनों हाउसेस। ठीक है, अब हम देखेंगे कॉन्स्टिट्यूशनल फ्लो ऑफ फाइनेंस कमीशन रिकमेंडेशंस क्या है। सबसे पहले तो फाइनेंस कमीशन रिकमेंडेशंस प्रेसिडेंट को सबमिट करता है, देन प्रेसिडेंट टेबल करता है ये रिपोर्ट को पार्लियामेंट में, बोथ द हाउसेस। फिर गवर्नमेंट उस पर एक एक्शन टेकन रिपोर्ट या एक्सप्लेनेटरी मेमोरेंडम रिलीज करती है, जहां वो बताती है कि रिकमेंडेशंस एक्सेप्ट हुए हैं या मॉडिफाइड हुए हैं, और उसका रैशनल क्या था एक्सेप्ट करने का और मॉडिफाई करने का। फिर इम्प्लीमेंटेशन ऑफ एक्सेप्टेड रिकमेंडेशन, फिर एलोकेशन फॉर स्टेट्स, लोकल बॉडीज एंड स्पेशल ग्रांट्स बिगन इन द अपकमिंग यूनियन बजट। फिर उसका इम्प्लीमेंटेशन चालू होता है, बजट में उसके बारे में बात की जाती है। क्या है, अब बात कर सकते हैं आर्टिकल 281 का फिस्कल फेडरलिज्म में क्या इंपॉर्टेंस है। आप देखेंगे कि इस आर्टिकल की वजह से देयर इज अ ट्रांसपेरेंसी इन सेंट्रल स्टेट फाइनेंशियल, इन्वॉल्व्स पार्लियामेंट्री ओवरसाइट इन फिस्कल डेवलपमेंट। पार्लियामेंट्री का ओवरसाइट भी ये इन्वॉल्व करता है, पार्लियामेंट को भी इन्वॉल्व करता है, पार्लियामेंट के सामने टेबल होती है रिपोर्ट। इट होल्ड्स द गवर्नमेंट अकाउंटेबल फॉर इम्प्लीमेंटिंग द फाइनेंशियल। अगर एक्सेप्ट हुआ है देन इट, अगर गवर्नमेंट ने एक्सेप्ट किया है देन उसे उसे इम्प्लीमेंट करना है। द गवर्नमेंट इज अकाउंटेबल फॉर इट। इट फैसिलिटेट्स कोऑपरेटिव कंट्रीज।
by discussing devolution policies in parliament। एक कोऑपरेटिव फेडरलिज्म की बात की जाती है क्योंकि बहुत सारे डिस्कशन होते हैं इनके रिकमेंडेशन पे बोथ द हाउसेस। ठीक है। नाउ द बात करेंगे जो लेटेस्ट फाइनेंस कमीशन जो इंट्रोड्यूस हुआ है, 16th फाइनेंस। ऑन December 31, 23 गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने डॉक्टर अरविंद पनगरिया के, जो फॉर्मर वाइस चेयरमैन है नीति आयोग के, उनको एक एज चेयरमैन बना के 16 फाइनेंस कमीशन कॉन्स्टिट्यूट की। और उसका कंपोजिशन था, चेयरमैन हमारे डॉक्टर अरविंद पनगरिया सर थे, और फुल टाइम मेंबर्स थे श्री अजय नारायण झा, मिस एनी जॉर्ज मैथ्यू, डॉक्टर मनोज पांडा, और एक पार्ट टाइम मेंबर भी थे डॉक्टर सौम्य कांति घोष, जो ग्रुप चीफ इकोनॉमिक एडवाइजर है स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के। और सेक्रेटरी थे श्री ऋत्विक रजनानम पांडे, हु इज अ जॉइंट सेक्रेटरी डिपार्टमेंट ऑफ रेवेन्यू मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस। अब इसमें आप देखेंगे जो श्री अजय नारायण झा सर थे वो फॉर्मर मेंबर भी थे फाइनेंस कमीशन। इससे एक बात और पता चलती है क्वालिफिकेशंस की, कि जो मेंबर्स ऑफ फाइनेंस कमीशन होते हैं वो एलिजिबल होते हैं रीअपॉइंटमेंट। ठीक है। अब ये क्योंकि फॉर्मर मेंबर थे और 16 फाइनेंस कमीशन के भी मेंबर हैं, तो इससे देर इज अ there is no restrictions on reappointment. Members of Finance Commission are eligible for reappointment। एक और चीज हो सकती है भाई, पार्ट टाइम मेंबर कौन थे। So these are important things you just know, you should know it, who are the part time members, who was the chairman। ठीक है। एलिजिबल होते हैं कि नहीं रीअपॉइंटमेंट के लिए, किस आर्टिकल के लिए, किस आर्टिकल के तहत एस्टेब्लिश हुआ, आर्टिकल 280। कौन अपॉइंट करता है, द प्रेसिडेंट। मेंबर्स की क्वालिफिकेशन और प्रोसीजर ऑफ सिलेक्शन कौन डिसाइड करता है, पार्लियामेंट। रिकमेंडेशंस प्रेसिडेंट को सबमिट किस आर्टिकल के तहत होती है, वो आर्टिकल 281। प्रेसिडेंट दोनों हाउसेस को वो टेबल रिपोर्ट सबमिट करता है, बेसिकली टेबल करता है, फिर उस पर डिस्कशन होता है, फिर गवर्नमेंट भी एक्सप्लेनेटरी मेमोरेंडम ले आती है उस पर कि क्या क्या रिकमेंडेशन एक्सेप्ट हो रहे हैं, कौन से रिकमेंडेशन मॉडिफिकेशन के साथ एक्सेप्ट हो रहे हैं। ठीक है। कुछ इंस्टेंसेस हुए थे जहाँ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने मॉडिफाई किया था। एक बहुत फेमस था नाइन्थ फाइनेंस कमीशन 1987 में, जो मिस्टर एन के पी साल्वे के चेयरमैनशिप में बहुत चैलेंज उन्होंने एक्सेप्ट किया। अल्टीमेटली उसकी मेजोरिटी ऑफ रिपोर्ट रिजेक्ट हो गई थी, बल्कि गवर्नमेंट को एक नोट ऑफ डिसेंट भी सबमिट हुआ था, जो एक्सेप्ट हुआ था मेंबर सेक्रेटरी, मेंबर बाय द जो मेंबर ऑफ सेक्रेटरी ने सबमिट किया था, which led to a considerable debate about commission's autonomy and the government influence over its recommendations। फिर बात करेंगे 14th फाइनेंस कमीशन। 14th फाइनेंस कमीशन ने तो सबसे जो डॉक्टर वाई वी रेड्डी के चेयरमैनशिप में था, उन्होंने तो सबसे बड़ा इंक्रीज किया था डेवल्यूशन का, वर्टिकल डेवल्यूशन का, फ्रॉम 32% टू 42%। गवर्नमेंट ने हालांकि उस इंक्रीज को एक्सेप्ट कर लिया था, लेकिन उन्होंने सेस और सरचार्ज को डिविजिबल पूल में नहीं मतलब इंक्लूड करने को नहीं माने। बोले सेस और सरचार्ज अलग ही रहेगा, क्योंकि उनका जो रैशनल था, बोला था सेस और सरचार्ज बहुत ही पर्टिकुलर चीज़ों के लिए लिया जाता है, जो मान लीजिए हेल्थ सेस या किसी भी चीज़ पर्टिकुलर चीज़ के लिए लिया जा रहा है, वो उसी में खर्च होना चाहिए। तो वो उनका रैशनल था। फिर 15 फाइनेंस कमीशन ने भी फेस किया था क्रिटिसिज्म, साउदर्न जो मैंने आपको बोला ना, कि उन्होंने 2000 कुछ स्टेट्स ने कहा कि आपने 2011 का सेंसस डेटा यूज किया है, 1971 तक का डेटा यूज करना था। हमें तो ये डिसएडवांटेज हो गया कि हमने सक्सेसफुली कंट्रोल किया पॉपुलेशन को। ठीक है। गवर्नमेंट ने वैसे कमीशन की रिकमेंडेशन एक्सेप्ट कर ली थी, लेकिन बहुत बैकलैश मिला था कुछ स्टेट्स से। अब हम बात करेंगे फाइनेंस कमीशन और इससे मिलती जुलती कुछ बॉडीज के बारे में, क्या कंपैरिजन है। We will talk about नीति आयोग एंड जीएसटी काउंसिल विद रिस्पेक्ट टू फाइनेंस कमीशन। फाइनेंस कमीशन एक कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है, आर्टिकल 280 के तहत उसे एस्टैब्लिश किया जाता है। नीति आयोग एक एग्जीक्यूटिव बॉडी है। जीएसटी काउंसिल भी एक कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है, जो आर्टिकल 279 ए के तहत उसे एस्टैब्लिश किया। जो फाइनेंस कमीशन है वो डील्स विद
tax devolution and grant. Okay, finance commission deals with tax devolution and grant. नीति आयोग का काम है पॉलिसी मेकिंग एंड प्लानिंग, पॉलिसी मेकिंग एंड प्लानिंग, while the GST Council decides GST rates and tax. Okay, फाइनेंस कमीशन हर 5 साल में बनती है, नीति आयोग एक परमानेंट बॉडी है, जीएसटी काउंसिल की तो कंटिन्यूस मीटिंग्स होती रहती है। फाइनेंस कमीशन का काम रिकमेंड करना है, इम्प्लीमेंट करना नहीं। नीति आयोग एडवाइजरी सजेशन देती है गवर्नमेंट को, लेकिन जीएसटी काउंसिल बाइंडिंग डिसीजन ले सकता है जीएसटी। अब आप ये बताइएगा जीएसटी काउंसिल की कंपोजिशन क्या होता है, समझ। फाइनेंस कमीशन का रेलेवेंस बहुत रहा है यूपीएससी और अदर कॉम्पिटिटिव एग्जाम। प्रीलिम्स में आर्टिकल 280, 281, फंक्शंस ऑफ फाइनेंस कमीशन, रिकमेंडेशंस ऑफ लेटेस्ट फाइनेंस कमीशन, बहुत पूछा जा सकता है, पूछा भी गया और पूछा भी जा सकता है। मेंस में फिस्कल फेडरलिज्म, सेंटर स्टेट रिलेशंस, इम्पैक्ट ऑफ फाइनेंस कमीशन रिकमेंडेशन ऑन गवर्नमेंट्स, ये सारे टॉपिक्स और थीम्स वो लोग टच कर सकते हैं। ऐसे में रोल ऑफ फाइनेंस कमीशन इन इकोनॉमिक डेवलपमेंट, फिस्कल इक्विटी एंड रीजनल बैलेंस इन इंडिया, ऐसे कुछ थीम्स हैं जो बहुत इंपॉर्टेंट है कि और वो आपको फाइनेंस कमीशन की अंडरस्टैंडिंग होगी तो आप बहुत अच्छे से उसको टैकल कर पाएंगे। लास्ट ये था सेशन। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, प्लीज सब्सक्राइब टू माय चैनल, इसे अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए। हम पूरी कोशिश करेंगे ऐसा ही कंटेंट आपके पास, आपके पास लेते हैं, बहुत मेहनत करेंगे और ऐसे ही थोड़े से हर टॉपिक को समझने की कोशिश करेंगे, इसे आसान भाषा में समझने की। थैंक यू सो